चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने लिस्ट ऑफ पिटिशंस जो कि मनी बिल को चैलेंज कर रहे थे, जिससे कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट पास की गई थी, उन अमेंडमेंट्स को गलत बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि उन अमेंडमेंट्स को मनी बिल द्वारा पास नहीं किया जाना चाहिए था। इन सारी पिटिशंस को अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एग्री कर लिया है कि वो इस पे अब सुनवाई करेंगे और इस पे सुनवाई 7 जजेस की बेंच द्वारा की जाएगी, जिसको लीड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और ये सारे जज मिलके ये फैसला करेंगे कि सेंटर ने जानबूझ के ये सारे अमेंडमेंट्स मनी बिल से पास किए या नहीं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मनी बिल है क्या। आर्टिकल 110 के मुताबिक उस हर बिल को मनी बिल कहा जाएगा जिसमें ये सारे मैटर्स होंगे। किसी रेगुलेशन ऑफ टैक्स को हटाना, लगाना, वापस लागू कर देना या उसमें कुछ बदलाव करना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी रेगुलेशन द्वारा पैसे को उधार पे लेना, किसी को गारंटी देना, या फिर किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मानना, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन किसी भी फंड में से पेमेंट करना या मनी विड्रॉ करना, या फिर विड्रॉ किए गए मनी का इस्तेमाल करना, विड्रॉ किए गए मनी का एक्सपेंडिचर बताना, या किसी पहले से डिक्लेयर हुए एक्सपेंडिचर में कुछ बदलाव आना। इनमें से किसी भी मैटर पे पास किए गए बिल को एक मनी बिल कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे एक्ट द्वारा फाइन या पेनल्टी इम्पोज की गई है या पेमेंट ऑफ फीस हो रही है, लोकल अथॉरिटी किसी एक्ट को इम्पोज, अबॉलिश, रेमिशन या ऑल्ट्रेशन करती है फॉर लोकल पर्पस, तो उसे मनी बिल नहीं कहा जाएगा। और अगर कभी कोई कन्फ्यूजन आती है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और स्पीकर हर मनी बिल पे ये साइन करेगा कि यह बिल एक मनी बिल है। और जो चीज़ मनी बिल को सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, राज्यसभा में नहीं। तो अब मनी बिल समझने के बाद ये देखते हैं कि सेंटर ने इसका इस्तेमाल किन किन एक्ट्स में अमेंडमेंट्स के लिए किया, जिसमें सबसे पहला एक्ट आता है आधार एक्ट 2016। सेंटर ने आधार एक्ट में कई चेंजेस किए, जिसके बाद कोई भी पर्सन या थर्ड पार्टी UIDAI से किसी पर्सन का बायोमेट्रिक्स के अलावा भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है उसके आधार कार्ड को चेक करने के लिए। और इसी अमेंडमेंट की वजह से आज हम किसी भी साइट पे अपने OTP के थ्रू या अपने ईमेल ID या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू अपने आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और इसी वजह से आधार कार्ड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट एनरोलमेंट प्रोसीजर में आई, जिसमें अब आपको बायोमेट्रिक्स के साथ अपनी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे ये साबित हो सके कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं। और ये अमेंडमेंट इसलिए लाई गई ताकि कोई भी इंसान इंडिया में इलीगली आके नकली आधार कार्ड बनवा के ना रह सके। और उसी अमेंडमेंट में एक लाइन और ऐड करी गई कि UIDAI कभी भी आपका डेमोग्राफिक डेटा मांग के आपके आधार कार्ड को अपडेट कर सकती है। यानी इसका मतलब अगर किसी ने नकली आधार कार्ड बनवा के इंडिया में इलीगली रह रहा होगा तो उसको भी UIDAI डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मांग के उसका आधार कार्ड कैंसिल कर सकती है। और फिर अगली अमेंडमेंट ये आई कि जो भी लोग सब्सिडी अवेल कर रहे हैं अब उनको राशन कार्ड या अदर कार्ड्स के बदले आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा। और अब दूसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट में कई ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से लोग मनी लॉन्ड्री आसानी से कर पा रहे थे। और इन्हीं खामियों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट में अमेंडमेंट लाए। मनी लॉन्ड्री का मतलब होता है इलीगल तरीके से कमाए हुए मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। लेकिन अमेंडमेंट से पहले जब तक मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद उस पैसे को किसी गलत या इलीगल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब तक उसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव नहीं किया जा सकता था। और इसी खामी को देखते हुए सेंटर ने एक्ट में अमेंडमेंट करी और मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंड अलोन क्राइम डिनोट किया। और अब अगली अमेंडमेंट ये लाई गई कि क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटी से कमाए हुए पैसों के लिए क्रिमिनल की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज किया जा सकता है उन क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटी के पनिशमेंट एंड कंपनसेशन के लिए। और अमेंडमेंट से पहले अगर ED को किसी भी पर्सन के घर में सर्च या उसे अरेस्ट करना होता था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो उन्हें FIR या चार्जशीट चाहिए होती थी। और इस FIR और चार्जशीट बनवाने की प्रोसीजर में कई बार ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी, जिसकी वजह से क्रिमिनल पहले ही अलर्ट हो जाता था और एविडेंस छुपा देता था। और इसी को देखते हुए सेंटर ने अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 17 और सेक्शन 18 जो FIR और चार्जशीट की बात करते थे पर्सन को अरेस्ट या सर्च एंड सर्वे करने के लिए, उनको काफ़ी हद तक खत्म कर दिया। जिसके बाद ED के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई और फिर ED ने
कई पॉलिटिकल लीडर्स के घर में सर्च किया, सर्वे किया और उन्हें अरेस्ट भी किया। और इन सब को देखते हुए FATF ने ईडी को बेस्ट रिगार्ड्स दिए कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल किया। ये सारी अमेंडमेंट देखने के बाद जो कि मनी बिल से की गई हैं, इससे साफ पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली मनी बिल को यूज़ किया, क्योंकि मनी बिल की डेफिनेशन में ये कहीं भी नहीं बताया गया कि मनी बिल को स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसीलिए सेंटर ने मनी बिल की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके उनको इन अमेंडमेंट्स के लिए यूज़ किया, क्योंकि सेंटर जानता था कि अगर वो इसे एक नॉर्मल फाइनेंशियल बिल या अमेंडमेंट बिल की तरह पास करेंगे तो इसे राज्यसभा में रोक दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सेंटर की सीट राज्यसभा में कम थी। और इसीलिए उन्होंने अदर पार्टीज से बचते हुए इसे एक मनी बिल से पास